चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए करमजीत, हम क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में कल्चरल लैग अच्छे से कवर किया था। बुक के तहत इसे एक टर्म के तौर पर मेंशन किया था, लेकिन हमने कंसेप्चुअली इसे बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कई एग्जांपल्स के साथ। आज उसी के तहत हम एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ द एथनोसेंट्रिज्म। हमने अपने लेक्चर्स के बाद एथनोसेंट्रिज्म क्या है वो तो इस्टेब्लिश कर दिया था जितना एनसीईआरटी में मेंशन था। आज हम इसे आगे लेकर के जाएंगे और बहुत से आयाम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे चीज़ों को सुन करके। देखिए वर्ड से ही क्लियर होता है एथनोसेंट्रिज्म, एथनिसिटी का यहाँ पर कंसेप्ट है। पहली बात, विलियम ग्राहम समनेर, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? ये टर्म इन्होंने कॉइन की है, ये टर्म इन्हीं के द्वारा दी गई है। और क्या कहते हैं ये टर्म देते हुए? एथनोसेंट्रिज्म इज द व्यू थिंग्स इन विच ethnocentrism is the view in which one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it. पहले इतना समझेंगे। Ethnocentrism is the view in which one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it. ठीक है, इसको बिल्कुल आप इस तरह से ले लीजिए कि जैसे कि पानी, रिलेटिव डेंसिटी काउंट करने के लिए आप पानी को एक बेस मान लेते हैं, या आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो पिछली बार के जिस प्लेयर ने रिकॉर्ड बनाया उसे आप बेंचमार्क मान लेते हैं। यानी कि एथनोसेंट्रिज्म इस तरह से है कि जिसमें जो पर्सन है उसके मुताबिक उसका जो कल्चर है वो कल्चर एक तरह से एक बेंचमार्क है, वही हर चीज़ के सेंटर में है, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घटित हो रहा है। और हर चीज़ को, चाहे वो खाना है, चाहे आपकी ड्रेस है, चाहे आपकी बातचीत की शैली है, चाहे आपकी भाषा है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी इकोनॉमी है, एवरीथिंग इस पर्सन की इस कल्चर के लेवल पे आकर के रेट की जाएगी। यानी कि वो उसके नीचे है या उसके ऊपर है। अब ऑब्वियसली इसने खुद को अबव रखा है तो इससे ऊपर तो कुछ जाएगा ही नहीं, हर चीज़ ऊपर उठेगी इसके बराबर आकर के। यानी कि हर किसी को अपने आप को स्केल करना होगा इसके मुताबिक, हर किसी की रेटिंग होगी इसके मुताबिक। यानी कि ये सेंटर में है हर चीज़ के, ये एथनोसेंट्रिज्म है। जब आपके लिए आपका कल्चर सुपीरियर हो जाता है, आपका चीज़ों को देखने का ढंग, आपका खान पान, पहनावा, आपका साहित्य, आपका एवरीथिंग, आपके मैनर्स, हर चीज़ आपके मुताबिक सुपीरियर है बाकियों के कंपैरेटिवली, और उन्हें फाइन ट्यून होने की ज़रूरत है आपके मुताबिक, या वो चीज़ें इन्फीरियर हैं। यानी कि आपका कल्चर नेचुरल है और वो शायद कुछ अननेचुरल सी चीज़ें हैं। आप जैसे हैं वैसे हैं, दैट इज़ ऑब्वियस, लेकिन उनको आपके उस ऑब्वियस कैरेक्टर को मैच करना होगा। ये एथनोसेंट्रिज्म था, हमने पढ़ा था, और समनेर इसी की बात करते हैं। ईच ग्रुप नरिशेज इट्स ओन प्राइड एंड वैनिटी, बोस्ट इट्स सेल्फ सुपीरियर, exalts its own divinities and look with contempt on outsider। हर ग्रुप यहाँ पर कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म के तहत ये बताया गया है कि जो भी किसी भी एक ग्रुप को, आपको एक रेफरेंस ग्रुप आप पकड़ लीजिए, हर ग्रुप जो यहाँ पर है उसका खुद का एक प्राइड है, खुद की एक अपनी वैनिटी है। यानी कि वो खुद का अपना एक रूप समझता है, एक रंग है उसका, खुद का अपना एक सौंदर्य है, खुद की अपनी एक पराकाष्ठा है, खुद का अपना एक ऑरा है उसका। वो खुद को सुपीरियर ही प्रदर्शित करने के प्रयास करेंगे, और वो यह मानेंगे कि जितनी भी दिव्यता है वो स्वयं उन्हीं के कल्चर में, उसी ग्रुप में है जो भी दिव्यता है, और बाकियों के प्रति वो कंटेम्प्ट की, यानी कि प्रेजुडिसेस के तौर पर देखेंगे कि शायद इनकी बातचीत की शैली अच्छी नहीं, इनकी भाषा में कमी है, इनकी बोली का लहजा अच्छा नहीं है, इनका खान पीन कैसा है, या तो डर्टी है या फिर इनऑडियल है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा क्योंकि आपको अपना खान पान बहुत नेचुरल लगता है। आप अगर साग सब्जियां खाते हैं वो बहुत नेचुरल है, और अगर कहीं पर कोई पिग खा रहा है आपको लगेगा माय गॉड ये क्या खा रहे हैं। दिस इज़ समवेयर एथनोसेंट्रिज्म। ये तो मैं कई एग्जाम्पल्स के थ्रू कराने ही वाला हूँ। पहले आपको मैंने ये बताया कि समनेर ने वहाँ पर क्या कहा है। समनेर ने एथनोसेंट्रिज्म के बारे में ये कहा। इसके अलावा एथनोसेंट्रिज्म इज़ द बिलीव दैट योर कल्चर इज़ नेचुरल एंड करेक्ट while other people's culture are incorrect, unnatural and inferior। आई बात समझ में? एथनोसेंट्रिज्म कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। क्या समस्या हो जाती है इस एथनोसेंट्रिज्म से? ये बहुत सी चीज़ों को जन्म देता है, जैसे कि प्रेजुडिसेस,
पूर्वाग्रह, जैसे कि रेसिज्म, नस्लवाद, जैसे कि जेनोफोबिया, एक जैसे ये एथनोसेंट्रिज्म है, इसी तरह से जेनोसेंट्रिज्म भी होता है। जेनोसेंट्रिज्म एथनोसेंट्रिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आप ये मानते हैं कि दूसरे का कल्चर, कस्टम, मैनर आपसे बहुत सुपीरियर है। यानी कि बहुत से इंडियंस और वर्ल्ड की बहुत सी और कम्युनिटीज़ जो अमेरिका में जाके बसना चाहते हैं, वो एक तरह से जेनोसेंट्रिक हैं। उनका ऐसा मानना है कि जैसे कि अमेरिका का लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल सिस्टम, स्मॉल साइज ऑफ द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेसी, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स बहुत सुपीरियर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वो ड्रीम करते हैं ऑलवेज़ कि वो वहाँ जाकर के बसना चाहते हैं। यानी कि दे आर जेनोसेंट्रिक पीपल। जेनो मने कि आउटसाइडर, सेंट्रिक, तो वो उनका कल्चर, कस्टम, मैनर ज़्यादा सुपीरियर लगता है। और जेनोफोबिया का मतलब यहाँ पर यह है कि दूसरों को लेकर के आप में एक फोबिया ही रहता है। फोबिया यहाँ पर इस तरह से डेवलप होता है कि वो जब भी आपके देश में आकर के बसेंगे, उनका कल्चर, कस्टम, मैनर यहाँ पर अगर फूलेगा फलेगा तो आपके कल्चर, कस्टम, मैनर के टेस्ट गिरेंगे, प्रेफरेंसेस गिरेंगी, कैरेक्टर गिर जाएगा, वो कमज़ोर पड़ेगा। इसी तरह से पूरे विश्व भर में एक शब्द घूमता है। अगर आप जब भी देखेंगे, जब न्यूजीलैंड पे एक आक्रमण हुआ था एक मस्जिद में, और भी वर्ल्ड लेवल पर इस तरह की घटनाएं होंगी, तो मुस्लिम लीडर्स ये कहेंगे कि पूरे विश्व भर में एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस्लाम को लेकर के लोगों में एथनोसेंट्रिक कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि लोग इस्लाम को ही कंटेम्प्ट से देखने लगे हैं। यानी कि अगर कोई भी अधेरेंस रखता है इस्लाम के प्रति, इस्लाम के सिद्धांतों को मानता है, तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें इस्लाम और इस्लाम के फॉलोअर्स को लेकर के कई तरह के प्रेजुडिसेस आ जाते हैं। इस तरह से एक इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट मैगजीन्स के वाया, आर्टिकल्स के वाया, न्यूज़ चैनल्स के वाया, जिसमें वो CNN को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अमेरिकन न्यूज़ चैनल, कि इनके वाया ये इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इसलिए इनको काउंटर करने के लिए, जैसे BBC और CNN को काउंटर करने के लिए अल जज़ीरा चलाया भी गया, ताकि इस्लामोफोबिया को कम किया जा सके पूरे विश्व भर में। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कंसेप्ट। ओके, एथनोसेंट्रिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम इसी के बेस पे टॉपिक करेंगे कि जो इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर है वो एथनोसेंट्रिक है या नहीं। क्या एथनोसेंट्रिज्म देश में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो क्या कारण हैं और इसके क्या नुकसान हैं या क्या फ़ायदे रहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू, पहला, जजिंग अदर कंट्रीज़ डाइट्स। आप अक्सर दूसरे देशों की डाइट को जज करते हैं ना, ये आपके बिहेवियर में हमेशा रहता है। आप जब अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई वहाँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि उनकी मतलब मान लीजिए कि आप इंडिया में और वेजिटेरियन हैं, तो आप ये कहेंगे कि वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन बहुत है। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अपने कल्चर को फॉलो करना आपका राइट है, उसे कंटिन्यू करना आपका राइट है। लेकिन अब दूसरी तरफ, जैसे ही मान लीजिए आप किसी के साथ वहाँ पहुँचे और आपने उन लोगों को खाते हुए देखा, तो आपने कहा ये क्या खा रहे हैं, आई गॉड, they are eating pork, they are eating beef, they are eating snails और अजीब तरह की फिशेज़। सो दिस एक्चुअली में यू आर एथनोसेंट्रिक। आई बात समझ में? आप उनकी डाइट को कंटेम्प्ट से देख रहे हैं, जैसा कि अमेरिकन्स के साथ होता है। ये हमेशा साउथ अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन लोगों की क्या समस्या रहती है कि साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे कंट्री है पेरू, तो पेरू के लोग जो हैं वो वहाँ पर गुएना पिग खाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाइट। तो ये अमेरिकन्स को बहुत नाक चढ़ाने में मदद करता है कि ये क्या खाते हैं। दूसरी तरफ जब ये स्पेनिश लोगों की बात करेंगे तो वो स्नेल्स काफ़ी खाते हैं, और ऑलवेज़ अमेरिकन इसे भी कंटेप्ट में लेते हैं कि स्नेल्स खाते हैं ये लोग। तो अगर आप इटली जाएंगे, आप स्पेन जाएंगे, तो वहाँ के प्लेटर देखेंगे फूड के, तो आपको थोड़ी अलग सी चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने अजीब सी चीज़ें, अलग सी चीज़ें जब यूज़ करूँगा, मतलब जो हमने नहीं देखी होती हैं, हमने नहीं अपने खाने में महसूस की होती हैं, तो उसे इस तरह से नाक चढ़ाना या उसको लेकर के हाय तौबा करना, ये एक तरह से आप किसी की डाइट को जज कर रहे हैं, क्योंकि वो डाइट उनके लिए उतनी नॉर्मल है जितना आपके लिए चिकन और एग्स, या जितना आपके लिए मक्की की रोटी सरसों का साग। व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक इन दैट? बट आप एवरी डे ये करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर भी देखेंगे, भारत में भी, और बहुत सी मूवीज़ में ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो सपोज़ कीजिए कि अगर कोई शुद्ध ब्राह्मण परिवार है, किस प्रांत का अलग बात है, बंगाल का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, या तमिलनाडु केरल का भी हो सकता है। एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार है, मूवीज़ में ये सीन्स काफ़ी दिखाए जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ कोई अगर दूसरे धर्म का है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्राह्मण परिवार तो हिंदुइज़्म और अगर कोई मुस्लिम है तो इस्लाम से हैं,
और अगर वो मान लीजिए घोष खा रहे हैं तो आप ये करते देखेंगे कि राम 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 राम, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यह चीज़ कंडक्ट, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी धार्मिक मान्यताओं में यह खान पान मना है, वहाँ पर हो सकता है उन चीज़ों की मनाही भी की गई हो, इसके तहत अब दूसरे का खान पान जो है वो आपके मुताबिक गलत या सही है, आप उसे अपने खान पान के पैमाने पर आंक रहे हैं, ये एथनोसेंट्रिज्म है। दूसरी तरफ आप वह नहीं खाते पीते, आप वह चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल 100% कंफर्टेबल है, आप उसे मत खाइए। लेकिन जितना नॉर्मल आपका खान पान है, जितना आपके संस्कृति आपके धर्म के मुताबिक जायज़ है, फिर उतना ही सामने वाले का है। ये टेम्परामेंट हमें खुद में डेवलप करना पड़ेगा। आई बात समझ में। या दूसरी तरफ अब आप मुस्लिम लोगों को भी ले लें, अगर आप सपोज़ कीजिए कि उनकी बस्तियों में या उनके इलाकों में मान लीजिए जाते हैं और आप खान पान देखते हैं, तो उन्हें भी आप इस तरह की बातें करते सुन लेंगे कि ये जो खाना है, साग सब्जियां, ये भी कोई खाना है, ये भी कोई ताकतवर लोगों का खाना है, जिसमें जहाँ कोई गोश्त नहीं, जहाँ कोई मांस नहीं, वहाँ खाना क्या खाना हुआ। तो इस तरह के ये खाने हम नहीं खाते। तो हर तरफ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दूसरे को लेकर के प्रेजुडिस है, और वो प्रेजुडिस का जो बेसिस है वो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड है। एथनोसेंट्रिज्म ही हमें इस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध भी एक समय पर खड़ा कर देता है। आई बात समझ में। ये हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देता है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक नियम कानून बना करके देखें कि आसाम के द्वारा एक नियम बनाया गया कि भाई अगर कहीं पर कोई मंदिर है तो उसके लगभग 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, मुझे जहाँ तक लगता है 5 किलोमीटर ही है शायद, उसके दायरे के अंदर कहीं पर भी जो गाय है यानी कि जो बीफ है वो सेल नहीं की जाएगी, इसका काउ स्लॉटर नहीं होगा। तो उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया कि फिर भारत में 5 किलोमीटर के दायरे में, मंदिर के दायरे में ये नहीं कर सकते, तो भारत में हर 5 किलोमीटर में तो मंदिर है, मंदिर ही मंदिर हैं, ऐसा नियम कैसे आपने बनाया। तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि इस नियम से आसाम के किन्हीं लोगों को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो ये कहते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आसाम के लोगों को सब इसके साथ सहमत हैं, क्योंकि मंदिर आने जाने वाले लोगों की ये मान्यताएं हैं कि वो ये मानते हैं कि उनके धर्म में ये सब चीज़ें निषेध हैं, फिर गऊ को पूजनीय माना जाता है। तो ऐसे में अगर उसका मांस वहाँ बिकेगा तो वह असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये नियम बनाया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखने योग्य है, विचार करने योग्य है, अगर कौन किसी से कितना असहज महसूस करता है इस आधार पर नियम बनने लगे, तो हो सकता है कि कल को अगर उसी गवर्नमेंट में मुस्लिम मेंबर्स का डोमिनेशन हो जाए तो वो ये नियम बना देंगे कि मस्जिदों के 5 किलोमीटर के रेडियस में साग सब्जियां नहीं बिकेंगी। फिर क्या करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि उनको वो यह कह देंगे कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये साग सब्जियों की जो रेहड़ियाँ हैं ये हमारे लिए बड़ी असहज हैं, हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से कंसेप्ट टॉलरेशन का आता है, टॉलरेंस। तो एक तरह से एक इनटॉलरेंस क्रिएट होता है जब आप बड़े स्तर पर एथनोसेंट्रिक हो जाते हैं। अब यहाँ इसे आप कंफ्यूज कभी ना करें। अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानना, अपनी संस्कृति को पोषित करना, अपनी संस्कृति को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, उसे संरक्षण देना, ये बिल्कुल भी एथनोसेंट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल भी एथनोसेंट्रिज्म नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी मान्यता, अपने कस्टम कल्चर मैनर को कंजर्व करते हुए, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हुए जब हम दूसरों के कल्चर कस्टम मैनर को कंटेम्प्ट की नज़र से देखते हैं, ये एथनोसेंट्रिज्म है। आई बात समझ में। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक बात आप लिखित में ले लें, नॉन एथनोसेंट्रिक होना ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। नॉन एथनोसेंट्रिक होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप ये चाहें कि कोई ऐसा हो सकता है जो एथनोसेंट्रिज्म के सिद्धांतों को ही पूरी तरह से निगेट कर दे, क्योंकि ऐसा कर पाना इसलिए नामुमकिन हो जाता है कि कल्चर कस्टम मैनर आपके जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें एथनोसेंट्रिक होने से बचना रहना है। वो बचने रहने का प्रयास ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है दूसरे कल्चर्स को, इसलिए कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न परंपरा मान्यताओं के लोगों से मेलजोल बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं,
सभी धर्मों को मान्यता, और उन मान्यताओं के तहत, उन सभी धर्मों के तहत उनके जलसे, जुलूस, उनके कार्यक्रम, उनका प्रकटीकरण और उनका प्रचार प्रसार की आज़ादी है, ताकि सभी धर्म, सभी लोग एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा सकें। यही कारण है कि विश्व स्तर पर आज बड़े पैमाने पर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ा रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस भी बायलैटरल रिलेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। उसका कारण ये है कि जितना ज़्यादा आपके देश के लोगों में आउटसाइडर कल्चर्स के लिए जगह होगी, यानी कि एक्वेंटेंस होगी, नॉलेज होगी, जान पहचान होगी, उतना सहजता से आप उन देशों से आ रही चीज़ों को भी स्वीकार कर पाएंगे। आपके दिल में उनके प्रति इनटॉलरेंस का लेवल कम होगा। तो एथनोसेंट्रिक बिहेवियर है उसे हम मॉडरेट कर पाएंगे। तो एंथ्रोसेंट्रिज्म को हम रिड्यूस कर पाते हैं। ये ज़रूरी है। अपने धर्म को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ये सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य भी बनता है। लेकिन वहीं दूसरे की आइडेंटिटी, दूसरे के धर्म को, उसकी संस्कृति और मान्यताओं को एक तरह से कमज़ोर या नाकारा या इन्फीरियर समझना, दुर्भावना के साथ उसके प्रति विचार रखना, यह गलत हो जाता है, यह ठीक नहीं। इस तरह से भारत जैसे कल्चरली डाइवर्स नेशन में एग्जिस्ट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर भी जब हम तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें एपिसोड्स अब हर रोज़ बढ़ेंगे ऐसे, क्योंकि अब हर कोई एक साथ रह रहा है। आज बड़े स्तर पर फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर टेक्नीशियंस के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनकी साइंसेज आप बोरो कर रहे हैं, उनसे परचेज़ कर रहे हैं। कई MNCs यहाँ पर रह रही हैं। आज विश्व भर के एम्बेसडर्स और उनके कॉन्सुलेट्स हमारे देश में हैं। आज स्टूडेंट्स इंटरनेशनली यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए उनका भोजन भी वो होगा। अगर मान लीजिए वो किसी ऐसे देश से हैं और वो वहाँ पर डॉग खाते हैं या वो स्नैक्स खाते हैं, अब इस चीज़ को लेकर के अगर आप एक समाज उन्हें ये करते हुए देख ले कि वो ये चीज़ें खा रहा है और आप उनकी लोकेलिटी में PG में रह रहे हैं, तो आप उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है। ये भी बात सही है कि ये नियम ज़रूर बना लें कि आपको आपकी मान्यताएं अगर अलाउ नहीं कर रही हैं कि आपके घर में नॉनवेज बने, है ना, क्योंकि वो तो आपका निजी क्षेत्र है ना, धर्म आपकी एक निजी मान्यता भी तो है। आपके घर में नॉनवेज बने, ये आपको अलाउ नहीं, तो आप PG देने से पहले ये पूछ सकते हैं कि भाई आपकी डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, हमें बता दें, क्योंकि हम अपने घर में आपको जगह देने जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और उसमें अगर वो ये कहे कि ये होता है, तो फिर आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि भाई हमारे गृह में ये चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अगर आप इनके बिना घर ले सकते हैं तो लीजिए, वरना हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई और ऐसा घर ढूंढें जहाँ पर हमारे घर की तरह इस तरह की मान्यताएं ना हो। लेकिन इसमें सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना, सामने वाले को गलत ठहराना, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर यह कहा गया कि हमारी मान्यताएं घर में प्रवेश अलाउ नहीं करती इन वस्तुओं का। लेकिन इसमें कहीं भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि आपका धर्म गलत है, आपका खान पान गलत है, आपकी मान्यता झूठी हैं, नहीं। वहाँ पर उन्हें ये कहा गया कि आप जहाँ कहीं भी सहज महसूस करें, जहाँ कहीं भी आपको इसकी अनुमति है, हमारा निवेदन है आपसे कि आप वहाँ चले जाएं, आप भी वहीं कंफर्टेबल रहेंगे और हम भी कंफर्टेबल रह पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। आई बात समझ में? एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अपने धर्म की रक्षा के नाम पर, संस्कृति की रक्षा के नाम पर आप कब दूसरों की धर्म और संस्कृति का हनन कर दें, कब अत्याचारी हो जाएं, ये पता ही नहीं चलेगा। और बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में, बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में, जब आज छात्रों से लेकर के इंजीनियर तक और ब्यूरोक्रेट से लेकर के टेक्नोक्रेट्स तक का आना जाना है आपके देश में, रहना सहना है, ऐसे में सोसाइटी फिर इस तरह से तो चल नहीं पाएगी, ये नामुमकिन हो जाएगा। आई बात समझ में? और कई नए तरह के टसल्स और कन्फ्लिक्ट्स हम आने वाले समय में देखेंगे, जो कि ठीक नहीं है। ओके, तो डाइट्स को लेकर के ऐसे विचार हमेशा रहते हैं, ये अब आपको हमेशा मूवीज़ में इनकाउंटर होंगे। सबसे बड़ा उदाहरण है, एक मूवी थी बहुत पहले आई थी, आपको याद हो तो, गुलाम-ए-मुस्तफ़ा। उसमें नाना पाटेकर होते हैं। वैसे मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में ये भी मूवी देखें। मैं आपको समय समय पर मूवीज़ सजेस्ट करता रहता हूँ और मेरा मानना है कि वो मूवीज़ देखनी ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। तो गुलाम-ए-मुस्तफ़ा मूवी ज़रूर देखिएगा। नाना पाटेकर गुलाम-ए-मुस्तफ़ा है, मुस्लिम है, और वो दीक्षित नाम का एक पर्सन है, उसके घर में रहने आ जाते हैं। अब नेचुरली वो ब्राह्मण है, साउथ इंडियन है। तो ऐसे में जब भी नाना पाटेकर कोई नमाज़ करने लगता है या कोई चीज़ खाने पीने लगता है, तो वो जो अरुणा ईरानी है, जो यानी कि जो वाइफ है दीक्षित की, वो इस तरह से करती हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है ये आदमी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बदलती हैं।
और यही मूवी की शिक्षा भी है कि मनुष्य जो है वो अपने कृत्यों से जाना जाता है, अपने कंडक्ट और अपने एक्शन से जाना जाता है। वो प्रो पीपल है कि नहीं, वो प्रो सोसाइटी है कि नहीं। एक्चुअली में उसका खान पान तो उसके कल्चर से आता है, और कल्चर का बहुत बड़ा कारण हमने आपको बताया था, उसका नेचुरल रीजन है जहाँ से वो है। ये आधार नहीं बनना चाहिए उसे जज करने का। दैट इज़ नॉट करेक्ट थिंग। अरुणा ईरानी पहले जिस गुलाम मुस्तफ़ा को उनके खान पान के आधार पर जज करके उनके प्रति दूरी बनाती हैं, उनके प्रति प्रेजुडिस्ड हैं, वही अरुणा ईरानी उसी गुलाम मुस्तफ़ा को अपने गले लगाती हैं उसके कंडक्ट और एक्शंस के बर्ताव के आधार पर। यही उस मूवी की शिक्षा भी है। एक्शंस होते हैं, सीन्स होते हैं, थ्रिल होता है, ये तो आपको मूवी से बांधे रखने के लिए है, लेकिन हर कहानी एक सार के साथ आती है, आपको वो समझना ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो खान पान को लेकर के आज भारत में बहुत से बयान हैं, बहुत से मंत्री भी बहुत से बयान देते हैं, और आपको हर बार ये नज़र आ जाएगा, कुछ हिस्टोरियन भी आपको ये कहते नज़र आ जाएंगे कि इस राजपूत काल में राजपूत तुर्कों से इसलिए हारे, जल्दी की सल्तनत की स्थापना भारत में इसलिए हुई क्योंकि तुर्क गोश्त खाते थे, यानी कि नॉन वेज खाते थे, जिसके आधार पर उनमें शक्ति काफ़ी अधिक थी, और जिसके आधार पर कि क्योंकि इंडियंस की डाइट वेजिटेरियन है तो इनमें शक्ति कम थी। ये लिटरली एक स्कॉलर का कहना है, और हमारे द्वारा जो हिस्ट्री के आंसर्स प्रिपेयर किए गए हैं उसमें उनका भी ये मत रखा गया, उसे फिर काटा भी गया है कि इस आधार पर उनमें शक्ति काफ़ी अधिक थी। अब ऐसे में अगर कोई मुस्लिम या कोई ऐसी कम्युनिटी जो नॉनवेज खाती है, वो खुद को इस आधार पर सामने वाले के सामने प्रोजेक्ट करे कि अब तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो नॉनवेज ही खाओ मेरे बराबर आने के लिए, वरना हम नॉनवेज खाते हैं और इन साग सब्जियों वालों से बहुत शक्तिशाली हैं, ये भी सामने वाले को कंटेम्प्ट में रखने जैसा है। और भारत में हमेशा आए दिन ऐसी डिबेट्स आपको सुनने को मिलती है, क्या खाना जायज़ है, क्या खाना नाजायज़ है, क्या खाना सही है, क्या नहीं खाना है। भारतीय संस्कृति में यह खाना तो खाना ही चाहिए आपको, और भारतीय संस्कृति है तो क्या गलत हुआ अगर हमने आपको यह खाने से रोक दिया, हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती। तो यहाँ विचार बनता है कि हमारी संस्कृति बनते कौन सी संस्कृति, भारतीय संस्कृति किस संस्कृति का नाम है। भारत का कल्चर, भारत एक नेशन के तौर पर अगर एक कॉमन हेरिटेज रखता है, क्योंकि हम एक नेशन बने हैं तो उसके पीछे हमारा कोई हेरिटेज था और वो कॉमन था, और वो कॉमननेस इस बात में थी कि हमारा हेरिटेज ही कॉम्पोजिट है, यानी कि इंडियन नेशन का बेसिस जो है वो एक कॉमन हिस्ट्री में जाएं तो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, और वो कल्चरल हेरिटेज में कॉमन थिंग यही है कि वो कॉम्पोजिट है। ओके, हम कॉम्पोजिट कल्चर के हेरिटेज को होल्ड करते हैं, यानी कि इंडियन कल्चर हमेशा से कॉम्पोजिट है, कई सारे कल्चर से कंपोज होता है, उससे फिर एक इंडियन कल्चर उभरता है। हिंदुइज़्म एक तरह से एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक सबल मार्ग है, एक पद्धति है, एक प्रैक्टिस है। आई बात समझ में? ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और ये बहुत इज्जतदार बात भी है, मान सम्मान बढ़ाने योग्य बात है। तो ऐसे में भारत में तो ऐसे टर्म्स और ज़्यादा डिस्कशन ओरिएंटेड बन जाते हैं कि हमारा यह खान पीन को लेकर के विचार क्या हमारी मान्यताओं तक सीमित है, या अब ये प्रेजुडिस का आधार बन गया है, क्योंकि अब हम एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच के साथ ये बोल रहे हैं और दूसरों को कंटेम्प्ट में रख रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सपेक्टिंग अदर्स टू स्पीक इंग्लिश। हमारा विश्व भर में ये इच्छा रखना कि हर कोई अंग्रेजी में बात करे, भारत भर में हमारी ये इच्छा रखना कि हर कोई हिंदी में बात करे या हर कोई इंग्लिश में बात करे, ये भी एक तरह की एथनोसेंट्रिक अप्रोच ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर तब समस्या में आ जाते हैं, तब हम स्ट्रॉन्ग एथनोसेंट्रिक हो जाते हैं जब विश्व भर में हम उन देशों में खड़े हैं जिन देशों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ही नहीं। वहाँ पर भी अगर सामने वाला इंग्लिश नहीं बोल रहा, हम उसकी तरफ हाथ करते हैं और उंगलियाँ करते हैं कि तुमको इंग्लिश भी नहीं आती। लिटरली हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, यार क्या आदमी है यार, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। तो आप अगर कभी फ्रांस हैं, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, इन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं तो आप अक्सर आपस में ये बातें करते सुन जाएंगे, यार ये कैसे लोग हैं, इनको इंग्लिश तक नहीं आती, एटलीस्ट इन्हें इंग्लिश तो आनी चाहिए। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई उन्हें एटलीस्ट इंग्लिश क्यों आनी चाहिए? प्लीज़ आंसर मी। ये क्या हुआ? ये बात ठीक है कि कॉलोनियलिज्म के फेज़ के समय में इंग्लिश का एक डोमिनेंस हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और काफ़ी देशों में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश वर्ल्ड लेवल पर बोले जाने वाली एक बड़ी भाषा है, इनफैक्ट सबसे बड़ी भाषाओं के तौर पर जानी जाती है। लेकिन यह किसने तय किया कि जिस देश में खुद की अपनी एक लैंग्वेज है और वो नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ पर जाकर के भी आप उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बातचीत आपसे इंग्लिश में ही करें? यह आपका एक एथनोसेंट्रिक बिहेवियर है।
आप उनकी भाषा को यह मान्यता नहीं दे रहे कि उसकी कोई अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो सकती है। आप ये चाहते हैं कि वो भाषा को क्वालिफाई करके इस लेवल पे आकर के खड़ा होना पड़ेगा जिस लेवल पर आपकी बोलने वाली भाषा है, दैट इज़ द इंग्लिश। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लिश का इतना विकास क्यों हुआ, बॉलीवुड का इतना विकास क्यों हुआ? यहाँ पर विचार बनता है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच को छोड़ा गया तभी इसका इतना विकास हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड इतना डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि एक समय में उन्होंने वेस्टर्न पॉप कल्चर को इंडक्ट कर लिया मूवीज़ में। वो इतना डेवलप्ड इसलिए हुआ कि जो सेमी क्लासिकल थीम्स हैं, जैसे कि भंगड़े की बात करें, जैसे कि गिद्दा है, भंगड़ा है और अदर डांस फॉर्म्स हैं, उन्होंने उसको इंक्लूड कर लिया। इतना डेवलप इसलिए हो रहा है कि आज की डेट में हर मूवी में लगभग आपको पंजाबी में गाना मिल जाएगा, कई तरह की भाषाओं का उपयोग। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स कई सारे रीजन से दिखाए जाते हैं। कभी बिहारी एक्टिंग है, कभी साउथ इंडियन है। तो आप डायरेक्टर्स की भूमिका को अहम मानिए देश में। बॉलीवुड के विकास का कारण भी यही रहा कि अगर एक मूवी बनी है उसमें भाषा चाहे हिंदी चुनी गई है, लेकिन म्यूज़िक के तौर पर, ड्रेसेस के तौर पर, खान पान के तौर पर इतनी सारे रीजन से उसमें दिखाए जाते हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ दिखाई जाती हैं, इतना ज़बरदस्त कल्चर दिखाया जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एम्ब्रेस कर लेता है अपने अंदर, इसलिए वो उतना ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। आई बात समझ में? अगर वो प्रेजुडिस्ड होता तो शायद इतना पॉपुलर नहीं हो पाता। तो उसका पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि उसका ऑल इनकम्पैसिंग कल्चर, वो रिजिड नहीं रहा एक भाषा के प्रति, वो रिजिड नहीं रहा एक डांस फॉर्म के प्रति, वो रिजिड नहीं रहा एक म्यूज़िक स्टाइल के प्रति। बहुत तेज़ी से डिस्को डांस कई ज़मानों से अपना चुके थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो ड्रेसिंग सेंसेस बहुत समय पहले से आ चुकी थी। बॉबी मूवी देखिए, उसमें डिम्पल कम्बाडिया का ड्रेसिंग सेंस आप देखिए। लेकिन दूसरी ही तरफ इंडियन ड्रेसेस, इंडिया में भी अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ड्रेसेस, सब कुछ उसमें नज़र आता रहा है हमेशा से ही। इसकी वजह से उसका इतना विकास हुआ, पूरे विश्व भर में उसकी पकड़ हुई। आज आपके सुपरस्टार्स पूरे वर्ल्ड के सुपरस्टार्स के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश लैंग्वेज का भी विकास इसलिए हुआ कि तेज़ी से उसने विश्व भर की जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे वर्ड्स गेन करने शुरू कर दिए और इंग्लिश लैंग्वेज में वो वर्ड इंडक्ट होने शुरू हो गए। इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर ली गई बहुत से लोगों के द्वारा। लेकिन अदर लैंग्वेजेस उतनी पॉपुलर नहीं हुई, अदर इंडस्ट्रीज़ भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ऐसा करते हुए भी आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या बॉलीवुड की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई? क्या बॉलीवुड हॉलीवुड हो गया? बॉलीवुड इज़ स्टिल बॉलीवुड, इट इज़ स्टिल बॉलीवुड। दूसरी तरफ इंग्लिश इज़ स्टिल इंग्लिश। वो स्पेनिश तो नहीं हो गई, वो फ्रेंच तो नहीं हो गई, वो संस्कृत तो नहीं हो गई, इट इज़ स्टिल इंग्लिश। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जब आप ऑल इनकम्पैसिंग होते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट ये नहीं होता है ऑलवेज़ कि आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और आप किसी दूसरी ही आइडेंटिटी में रिजेंबल होंगे। ऐसा नहीं है। आपकी आइडेंटिटी उतनी ही रहती है। परिवर्तन आप में उतने के ही आते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी को कॉन्टीन्यूअस बनाए रखे। लेकिन आपको इस मैनर में प्लूरलिस्ट होना ज़रूरी होता है। आपको चीज़ों को इनकम्पास करके चलना होता है। यह महत्वपूर्ण है। वो क्यों, वो हम समझते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश का एक तरफ विकास भी इसलिए हुआ कि ये ऑल इनकम्पैसिंग थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरे विश्व भर में एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड को एक्सप्रेशन देने में भी इंग्लिश का एक बड़ा रोल है कि हम हर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इंग्लिश आती हो। ये सुपीरियरिटी का एस्पेक्ट बनता है। शहरों में भी अर्बन कल्चर की बात करें तो एलीट सेक्शन की बात करें, अगर कोई इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल स्कूल या कॉलेज है या कोई इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी है, आप ऑलवेज़ न्यूज़ चैनल्स में या अंग्रेजी अखबार या अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखेंगे एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी प्रोजेक्ट किया जाता है उनके द्वारा। आप अक्सर देखेंगे अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले खुद को सुपीरियर मानेंगे, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल सुनने वाले खुद को सुपीरियर मांगेंगे। या आप अक्सर देखेंगे किसी भी डिबेट या किसी भी डिस्कशन या किसी भी जगह पर या होटल के रिसेप्शन पर ही अगर आपको खुद को सुपीरियर फील कराना है तो आपको अंग्रेजी में बात करनी होती है। यानी कि वो रिसेप्शनिस्ट अगर आपसे अंग्रेजी में बात करता है, वो वेटर अगर आपसे अंग्रेजी में बात करता है, तो आप ये मानते हैं कि दिस प्लेस इज़ सो सुपीरियर बिकॉज दैट कल्चर इज़ सुपीरियर, बिकॉज वो इंग्लिश बोल रहे हैं और अब आपको उनके लेवल पे आना है। आपकी रेटिंग उस हिसाब से की जाएगी। तो हो सकता है वो वेटर आप जब उससे जा कर के उस इंग्लिश में बात ना करना, पहली बात तो आपको आती नहीं, क्योंकि ये कहाँ लिखा है कि आपको आनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेल मी वेयर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है क्या कि आपको आनी चाहिए?
आपको नहीं आती है मान लीजिए, तो आपको आती ही नहीं पहली बात, या दूसरी बात बहुत अच्छी आती है, इतनी आती है कि उसकी पतलून भी गीली करा दें आप, लेकिन आपको बोलनी नहीं है क्योंकि आप एथनोसेंट्रिज्म से मुक्त हो चुके हैं। आप इन्फीरियर फील नहीं करते जब वो आपसे हिंदी इंग्लिश में पूछ रहा है, आप उसे बाकायदा पंजाबी में या हिंदी में जवाब दे रहे हैं, ये प्रमाण है कि आपको उसकी इंग्लिश समझ में आ रही है। फिर दिक्कत की बात क्या है? लेकिन वो सामने वाला अगर आपके प्रति बिहेवियर एकदम से चेंज कर देता है कि यार बैकवर्ड एरिया से हैं या रूरल एरिया से हैं या पेंडू इलाकों से हैं, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं, किसके आधार पर ऐसा जज कर लिया? केवल भाषा के आधार पर। आई बात समझ में? आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, आप अपनी हिंदी लैंग्वेज या आप अपनी कोई भी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वो यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड आपके सामने रखा गया है इंग्लिश, उसमें बोलने योग्य नहीं हुए, तो ये माना जाता है कि आपका कल्चर इन्फीरियर है, आपकी नॉलेज इन्फीरियर है, वो सुपीरियर नहीं है। ये एथनोसेंट्रिक बिहेवियर का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। आई बात समझ में? इसलिए अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो बहुत समय पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर के अपना भाषण हिंदी में ही दिया था। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है, नरेंद्र मोदी आज की डेट में जाते हैं हिंदी में बोलते हैं और भी बहुत से लोगों ने हिंदी का बहुत विकास किया, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या फिर यह भी तो एक तरह का एथनोसेंट्रिक बिहेवियर हो जाएगा ना, जब हम हर किसी से चाहेंगे कि अब तुम हिंदी ही बोलो, अब तुम्हें मान्यता ही तब मिलेगी जब तुम हमें इसी हिंदी में बात करोगे। तो ऐसे में अगर बात करें तो फिर तमिल के लोग जो हैं तमिलनाडु में, वह हिंदी प्रेफर ही नहीं की जाती किसी भी ग्राउंड पर। आई बात समझ में? तो वहाँ पर हिंदी प्रेफर ही नहीं की जाती। अब अगर वहाँ जा कर के आप वहाँ के ऑटो वाले से, होटल वाले से ये एक्सपेक्ट करें कि यार ये लोग हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप उनको हिंदी बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हिंदी नहीं आता, तुमको हिंदी नहीं आता, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों पहला क्वेश्चन बनता है उसको क्यों आएगा हिंदी? तुम जहाँ गए उसकी नेटिव लैंग्वेज अलग है, उसको हिंदी क्यों आएगा? और तुम वहाँ गए हो तो तुम्हें उनकी लैंग्वेज सीख के जानी चाहिए। पहला बात यह है कि तुम वहाँ गए हो तो तुमको सीख के जानी चाहिए, ये पहला सवाल है। और उसको नहीं आता, इसकी वजह से तुम उसे क्यों ह्यूमिलिएट कर रहे हो या क्यों उसे नीचा दिखा रहे हो? ये हुआ आपके एंड पर हिंदी के लेवल पे एथनोसेंट्रिज्म। तमिलियन का एथनोसेंट्रिज्म क्या है, ध्यान से समझना। हिंदी, इंग्लिश, बंगला या पंजाबी, इनकी बात नहीं है। बात यह है कि आप ज़्यादातर किन चीज़ों से डील कर रहे हैं, आप ज़्यादातर किन चीज़ों से डील कर रहे हैं, आप ज़्यादातर किस तरह के कल्चर से डील कर रहे हैं, ज़्यादातर किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। तो टू प्रोग्रेस योर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, टू प्रोग्रेस योर सिस्टम ऑफ कल्चर, आपको भी ऑल एनकम्पासिंग बनना पड़ेगा, आपको भी ये रिजिडिटी को छोड़ना पड़ेगा। अगर हिंदू एरिया से, यानी कि हिंदी स्पीकिंग एरिया से लोगों का टूरिज्म आपके क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो फिर अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आप हिंदी को वहाँ पर इंडक्ट करें और उसका विकास करें और उसे सीखें, तो इस तरह से तो पंजाबी भी कनाडा में एक लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर ली गई है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इसे ही कहते हैं। तो वो भी फिर एक लेवल पर एथनोसेंट्रिक हैं, उनका भी एथनोसेंट्रिज्म है। आई बात समझ में? तो संस्कृत खुद को सुपीरियर कहेगी और तमिल खुद को सुपीरियर कहेगी। तो ये दोनों ही केसेस में आप देखेंगे फाइट ऑफ सुपीरियरिटी है, यानी कि फाइट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म है। तो ये दोनों ही फाइट्स एथनोसेंट्रिक हैं, इसलिए लोग जलने तक तैयार हैं, लड़ाइयाँ हैं लंबे समय तक। उत्तर दक्षिण का पहाड़ इसी वजह से है, यानी कि भारत में ही दो हिस्से बटे हुए हैं और बड़ी तगड़ी आपको लैंग्वेज फाइट यहाँ पर नज़र आएगी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको वही तो समझाना चाहता हूँ कि वही तमिल स्टार्स हैं, वही तेलुगु स्टार हैं, वही केरला स्टार हैं, मूवीज़ डब होती हैं, हिंदी में देखी जाती हैं और इंटरनेशनली इंग्लिश में भी देखी जाती हैं और अदर कंट्रीज़ की भाषा में भी उन्हें चलाया जाता है। और वही हिंदी मूवीज़ हैं, कई भाषा में आती हैं आजकल, डब होती हैं और भाषा में भी आती हैं। मुद्दा यह है कि रोज़गार, विकास किस मायने में? हर मायने में। व्यक्तित्व का विकास, कल्चर का विकास। देखिए, हम अगर बाहुबली मूवी को, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में अगर बाहुबली मूवी को आप हिंदी में ना देख पाते, है ना, तो आप कैसे वो कल्चर को समझ पाते? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप कैसे समझ पाते कि कितनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ, कितनी सुपीरियर एक्टिंग के साथ दक्षिण के कलाकार काम करते हैं? आप